औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट योरसेल्फ 4.2 गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। याद रखें, जब आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने तो आपने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल में भी ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, यानी अगर कार्बन एटम की बात करें तो K2L4, और आपने वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल में भी ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो शेल में और सब शेल में दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो ये कार्बन C6, इसका एटॉमिक नंबर है Z6, यानी इसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता कैसे चलता है। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमने इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है सब शेल में और शेल में। आप देख सकते हैं ये सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। और अगर शेल की बात करूं तो पहला शेल है जी K शेल, दूसरा है L शेल। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और L शेल के अंदर अगर हम बात करें तो L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। याद रखें, इलेक्ट्रॉन शेयर करना ऐसे एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तब होती है जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन होता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, शो टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर हम बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो कार्बन देखें, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं इसके अंदर आपको एक एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ। देखें, Cl प्लस Cl, क्लोरीन और क्लोरीन जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये बना देते हैं Cl2। अब देखें, क्लोरीन 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस क्लोरीन की भी 3.0। तो जब भी ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, तो बाय शेयरिंग दे विल फॉर्म अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इफ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं to the attractive forces, will a covalent bond will be formed or not, तो covalent bond बनेगा या covalent bond नहीं बनेगा। तो याद रखें, दो तरह की फोर्सेस हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। पहले तो ये देखें रिपल्सिव फोर्सेस किस वजह से होती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस, मैं इसको थोड़ा सा आपको पहले इसको थोड़ा सा ना समझाता हूँ, फिर इसको हम देखते हैं। जब भी दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, वेन एवर टू एटम अप्रोचेज ईच अदर, ये देखें, लेट्स से आपके पास एक एटम है, एटम A प्लस दूसरा एटम है आपके पास एटम B। एटम A और एटम B जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा कि इन दोनों के करीब आने से यहाँ दो तरह की फोर्सेस जनरेट होंगी। ठीक है, यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस जनरेट होती हैं। कुछ फोर्सेस जनरेट होती हैं अट्रैक्टिव, और कुछ फोर्सेस को हम कहते हैं रिपल्सिव। अगर हम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस की बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में याद रखिएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस हमेशा ऑपोजिट या डिसिमिलर, ऑपोजिट ही कह देते हैं, ऑपोजिट चार्जेस की वजह से जनरेट होती हैं। ठीक है, जब चार्जेस ऑपोजिट होते हैं तो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होती हैं, और रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होती हैं सिमिलर चार्जेस की वजह से। ठीक है, सेम चार्जेस की वजह से। तो सिमिलर चार्जेस की वजह से जनरेट होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस
अगर हम एटम की बात करें तो एटम में कैसे जनरेट होती हैं। अच्छा, एटम की अगर बात करूं तो आप ये देखें, एटम में बेसिकली दो चीज़ें हैं। एटम में चार्ज किधर आता है, एटम में बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास मौजूद है एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं जब एटम ए का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है एटम बी के इलेक्ट्रॉन्स को, और इसी तरह से एटम ए के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं एटम बी के न्यूक्लियस को। आपको पता है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव। और इसी तरह से साइमल्टेनियसली हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस भी कुछ इसी तरह से जनरेट होती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होती हैं जब एटम ए के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं एटम बी के इलेक्ट्रॉन्स को, और एटम ए का न्यूक्लियस रिपेल करता है एटम बी के न्यूक्लियस को, ठीक है। तो इस वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हुई और इस वजह से रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट हुई। अब याद रखें, एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर ज़हन नशीन कर लेनी है, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होती हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। और रिपल्सिव फोर्सेस अगर डोमिनेट हो जाए तो देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई और इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी, ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन द रिपल्सिव फोर्सेस विल डोमिनेट। तो आप देखें, जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, when repulsive forces will dominate over attractive forces due to इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो सकता है, ड्यू टू न्यूक्लियस रिपल्शन भी हो सकता है। तो न्यूक्लियस रिपल्शन या इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से रिपल्सिव फोर्सेस जब डोमिनेट करेंगी तो रिपल्सिव फोर्सेस के डोमिनेट करने से देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगी, नो बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। तो हम लिखेंगे नो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। अच्छा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं ना होती तो सिस्टम की जो एनर्जी है, ठीक है, जो सिस्टम की ओवरऑल जो एनर्जी है ये हाई हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, पहला काम कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, दूसरा काम सिस्टम की ओवरऑल जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और तीसरा काम यहाँ पर होगा कि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, लेस स्टेबिलिटी। अच्छा, रिपल्शन जब ज़्यादा हो रही है तो रिपल्शन ज़्यादा होने से, ठीक है, एटम्स जो हैं एटम्स विल मूव करेंगे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, ये मूव करेंगे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। दे विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सारे किसके सारे काम होंगे। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट करता चलूँ कि देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, सिस्टम की एनर्जी हाई हो जाएगी, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और एटम विल मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो व्हेन द रिपल्सिव फोर्सेस, जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, ये डोमिनेट कर जाएंगी, ठीक है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस, अ बॉन्ड विल नॉट बी फॉर्म, जो बॉन्ड है वो नहीं बनेगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, ये इस वजह से होता है दैट कि जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं ये इंक्रीज कर देती हैं सिस्टम की एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स आर एट अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। बॉन्ड तब बनता है जब एटम्स की जो एनर्जी है वो मिनिमम होती है।
एज रिपल्सिव फोर्सेज विल इंक्रीज, जैसे जैसे रिपल्सिव फोर्सेज बढ़ती जाएंगी, इंक्रीज करती जाएंगी, सो अ कोवलेंट बॉन्ड विल नॉट बी फॉर्म्ड, इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, एटम्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। मैं फिर वही चार चीज़ें रिपीट करता चलूँ, एटम्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी एंड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, अगर हम नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो N7 देखें, K2 नाइट्रोजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए अपने इस आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा करना है, यानी इसको किसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो ये जो नाइट्रोजन है ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन बिकम स्टेबल जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा, अब बात हो रही है N2 मॉलिक्यूल की, जहां 2 नाइट्रोजन है, दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो मैं दूसरे नाइट्रोजन को भी लेट से यहाँ साथ ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखें, लेट से ये सेकंड नाइट्रोजन है आपके पास N7, इसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए क्या करना है, इस नाइट्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए अपने इस आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी तरीके से गेन करने हैं या हासिल करने हैं या शेयर करने हैं, और फिर ही 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट होंगे और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये भी तब ही स्टेबल होगा, ठीक है। तो दोनों की स्टेबिलिटी का केस हमारे पास सेम है। अब होगा क्या, इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे, ये आपस में बॉन्डिंग करने के लिए नाइट्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में मौजूद 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, लाइक दिस। आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और ये बना देगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो 1 2 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी समरी यहाँ पर देख लें। इसकी छोटी सी समरी है कि नाइट्रोजन ने 3 इसने शेयर किए, 3 इसने शेयर किए, टोटल हो गए जी यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसके अंदर बॉन्ड पेयर निकालना चाहें तो बॉन्ड पेयर निकालने का मैं आपको एक फॉर्मूला बताता चलूँ। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इनको आपने डिवाइड कर देना है 2 से। अब आप देखें टोटल इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, दे आर 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो बॉन्ड पेयर आप इस तरह से सिंपली फाइंड कर सकते हैं कि बॉन्ड पेयर आ जाएंगे आपके पास 3 बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन ने। अब मैं इसकी एक छोटी सी समरी लिखता चलता हूँ, ये समरी लिखें अगर हम साथ, तो पहली चीज, नाइट्रोजन ने बनाया एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, नाइट्रोजन एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा जब ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने में ये टोटल अगर हम बात करें तो टोटल इट विल शेयर 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स दोनों नाइट्रोजन मिलकर शेयर करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है कि दे विल फॉर्म, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है, तीन बॉन्ड पेयर्स की फॉर्मेशन होगी, 3 बॉन्ड पेयर्स विल बी फॉर्म्ड। तो 3 बॉन्ड पेयर जो है वो बन जाएंगे। इस तरह से नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलकर 3 बॉन्ड पेयर बनाता है और ये 3 बॉन्ड पेयर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ओवरऑल जनरेट करते हैं। तो देखें, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 2p3 दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। द नाइट्रोजन इज डेफिशिएंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, थस इस वजह से 2 नाइट्रोजन एटम विल शेयर देयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में शेयर करेंगे, ठीक है, विद 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन टोटल, और टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में शेयर करेंगे तो 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। पॉइंट आउट द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इन तमाम मॉलिक्यूल में हमने टाइप ऑफ बॉन्ड देखना है। देखें CH4 में 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है, देयर आर 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। मैं इसका स्ट्रक्चर भी साथ ही बना देता हूँ, ये देखें 1 2 3 4। कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन 4 दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन है, ठीक है, तो 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन जाएंगे। इसी तरह से C2H2 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसे मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। C2H2 में देखें कार्बन डबली बॉन्डेड टू कार्बन विच इज फर्दर बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन्स, और इसी तरह से यहाँ पर 1 2 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके अंदर एक आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है और इसके अंदर 4 सिंगल बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह से H2 की अगर हम बात करें तो H2 इज क्वाइट सिंपल। H2 बहुत सिंपल है, इसमें हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह नाइट्रोजन की अभी मैं एग्जांपल आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसमें एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में एक डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, ओ डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर ना सिर्फ आपने पढ़ने हैं बल्कि आपको ये ड्रॉ करने भी आने चाहिए। इन तमाम के स्ट्रक्चर्स आपको इनके दरमियान मौजूद बॉन्डिंग और इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने के बाद ही समझ आ सकते हैं। ये आपके पास आगे सारे के सारे स्ट्रक्चर। दिस इज ऑफ CH4 मीथेन, ठीक है, दिस इज ऑफ C2H4, इसे कहते हैं इथीन। दिस इज ऑफ H2, ये आ गया जी आपके पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन N2 का, और दिस इज ऑफ O2, ठीक है। ये आपके पास सबके स्ट्रक्चर्स आ गए। व्हाट इज लॉन पेयर? लॉन पेयर क्या होता है? हाउ मेनी लॉन पेयर्स आर इन नाइट्रोजन? नाइट्रोजन में कितने लॉन पेयर है अमोनिया के अंदर? तो लॉन पेयर कहते हैं, ये देखिए वो वाला पेयर जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है, which will not take part in the bonding, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, क्रॉस लगा दिया मैंने। द नॉन बॉन्डेड जो बॉन्डेड नहीं है, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम, जो कि एटम के ऊपर अवेलेबल होता है इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, इज कॉल्ड लॉन पेयर, इसको लॉन पेयर कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर मौजूद है, एक लॉन पेयर मौजूद है। तो याद रखें देयर इज ओनली 1 लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक लॉन पेयर मौजूद होता है जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। वाई इज BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? पहले इस सवाल को देखें, वाई इज क्यों है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्यों है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? डेफिशिएंसी से ये लफ्ज निकला जिसको कहते हैं कमी। Why is boron trifluoride electron deficient? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल क्यों है? क्यों इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है? क्यों बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बॉन्डिंग करने के बावजूद भी इसमें इलेक्ट्रॉन कम है? तो देखते हैं। बोरॉन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये है 1s2 2s2 2p1, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये BF3 बनाता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गए फ्लोरीन की तरफ से, 3 फ्लोरीन की तरफ से, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो किया। ये देखें 1 2, एक बोरॉन का, एक फ्लोरीन का, एक बोरॉन का, एक फ्लोरीन का, एक बोरॉन का, एक फ्लोरीन का। तो बोरॉन के पास टोटल 3 थे और 3 इसको दे दिए फ्लोरीन ने, टोटल कितने हो गए 6। इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, होने कितने चाहिए 8। इस वजह से बोरॉन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। दिस मीन्स, जिसका मतलब है कि इट नीड 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू स्टेबलाइज, जिसमें से BF3 बनाता है तो 3 फ्लोरीन एटम जिसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिसकी वजह से 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। अच्छा, इट स्टिल रिटेन्स द टेंडेंसी, इसके पास अभी भी ये टेंडेंसी है टू गेन, कि ये हासिल कर सके 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 और इलेक्ट्रॉन हासिल कर सके, एंड देयरफॉर इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है।
व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर, एक अच्छा डोनर क्या होता है, किस तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो अच्छा डोनर होगा। सबसे पहले देखें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर में आपने सीधा सीधा लिख देना है लॉन पेयर अगर वैलेंस शेल में मौजूद होंगे तो मॉलिक्यूल अच्छा डोनर होगा, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लॉन पेयर मौजूद होने चाहिए, ठीक है। लॉन पेयर्स आर नेसेसरी, लॉन पेयर ज़रूरी हैं, लॉन पेयर अगर होंगे तो मॉलिक्यूल अच्छा डोनर होगा। तो इफ द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो मॉलिक्यूल अच्छा डोनर है। सिंस ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते लेकिन ये फर्दर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और ये वो अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके ये कन्वर्ट हो जाता है NH3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड H, और ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन के अंदर, यानी NH4 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर इस तरह से वन लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद एक लॉन पेयर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। अच्छा, ये बॉन्डेड और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जी नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद हैं लॉन पेयर की फॉर्म में, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास और मौजूद हैं लाइक दिस, एक ये, एक इस तरह से यहाँ आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं। अगर हम बात करें ये आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ अटैच है हाइड्रोजन, इसी तरह से यहाँ पर अटैच है हाइड्रोजन, और इसी तरह से यहाँ पर अटैच है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच हैं जिनको मैं H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल भी H है, तो ये हमारे पास 3H रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 नाइट्रोजन को। अब इस हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन के साथ भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जिसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं लाइक दिस। अब यहां पर हम इसको बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर को जस्टिफाई करते हैं। आप देखें ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, इसको लॉन पेयर कहा जाता है। और ये वाला पेयर, इसी तरह से ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये तीनों पेयर आप देख सकते हैं बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए इनको बॉन्ड पेयर कहा जाता है, ठीक है। तो लॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे और बॉन्ड पेयर जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो बॉन्ड पेयर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, जो बॉन्ड पेयर है वो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। मैंने एक ही एग्जाम्पल में आपको दोनों समझाए हैं। और लॉन पेयर कहते हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। जैसा कि आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर ये लॉन पेयर मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा विच डज नॉट, जो कि हिस्सा नहीं लेगा बॉन्डिंग में, उसे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। विच कैन फॉर्म फर्दर बॉन्ड इन सर्टन केसेस, जो कि फर्दर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। 3 पेयर्स ऑफ द, अच्छा इसके अंदर नाइट्रोजन में देखें एक ये पेयर, ये दूसरा और ये तीसरा, कहता है 3 पेयर्स, 3 पेयर होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के नाइट्रोजन NH3 में एज वेल एज, और इस तरह से ये 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिसमें 1 2 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। और इसी तरह से बात करें तो एक लॉन पेयर मौजूद होता है नाइट्रोजन में। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन, एंड ये डेवलप कैसे होता है। याद रखें डेल्टा साइन को, ये देखें इस डेल्टा साइन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ S लिखा है, आपने S नहीं करना, आपने इसको डेल्टा साइन ऐसे। डेल्टा साइन रिप्रेजेंट करता है पार्शियल को, पार्शियल कहते हैं नामुकम्मल, जो कि नामुकम्मल यानी पूरा नहीं है। पार्शियल पॉजिटिव मतलब पूरा पॉजिटिव नहीं, पार्शियल नेगेटिव पूरा नेगेटिव नहीं। तो ये डेवलप होता है ड्यू टू अनइक्वल, जब गैर मसावियाना शेयरिंग होती है, यानी कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दूसरा वाला इसको इतनी ताकत से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिससे अनइक्वल शेयरिंग होती है। तो अनइक्वल शेयरिंग होती है जब शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्ड पेयर की, तो हमारे पास डेल्टा साइन आ जाता है उस
एलिमेंट के ऊपर पार्शियल यानी डेल्टा नेगेटिव आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव साइन आ जाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लोरीन के ऊपर, जैसे क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव साइन आ जाता है। बात करते हैं व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। याद रखें पोलर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन तब होती है, तब बनता है जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो दूसरे वाले से, या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। अब दोनों ही ऑक्सीजन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर अटैच होते हैं, ठीक है। ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे कि ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। एज द एटम आर सिमिलर, आप जानते हैं एटम सिमिलर है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी इनका जीरो होता है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ना होने के बराबर है। दीज इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर के तकसीम हो जाते हैं। देयरफॉर हेंस देयर इज नो पोलैरिटी, यहाँ पर कोई भी पोलैरिटी नहीं होती, ना ये कोई चार्ज डेवलप करता है ना ये कोई चार्ज डेवलप करता है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आता, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आता। वाई वाटर मॉलिक्यूल कैरी पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, वाटर के ऊपर पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों आता है? तो इसकी सिंपल सी रीजन है, ये देखें, दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अटैच है यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ अटैच है दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। लेट्स से मैं इस ऑक्सीजन को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ क्योंकि ऑक्सीजन का साइज एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन लार्ज होता है, ठीक है। तो ये देखें ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, इस हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन बड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के करीब चला जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर मैं लिख देता हूँ 3.45 होती है तो हम इसे 3.5 कर लेते हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सारी 2.1। सो इस वजह से ड्यूरिंग द म्यूचुअल शेयरिंग, जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, इज अट्रैक्टेड, वो करीब चला जाता है, वो उससे ज़्यादा कशिश करता है, ऑक्सीजन उसे ज़्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींचता है, एंड इट एक्वायर, और वो हासिल कर लेता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज हासिल कर लेता है। वाइल जबकि अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन के ऊपर, तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है और जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। इस तरह से जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये थे जी हमारे पास 12 क्वेश्चन फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।